सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी साइंस का जो छठा चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो प्रक्रम यहाँ लिखे हुए हैं क ख ग घ, इनको आपको क्या करना है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में छांट के बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। एक बार सबको देख लेते हैं, फिर इनका सबका देख लेंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला जैसे प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा शक्कर में जल घोलना, कोयले को जलाना, मोम को पिघलाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना और भोजन का पाचन। ये 5-6 प्रश्न हैं। इनको परिवर्तनों को आपको बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसको हम देखते नहीं है, ये दिखाई नहीं देता और इसमें नया पदार्थ बनता है, भोजन बनता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल में शक्कर घोलना, इसको हम देख सकते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। कोयले को जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना, मोम को पिघलाते हैं फिर जम जाता है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अच्छा, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, ये भी कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। पत्थर बना के फिर से इसको एल्यूमिनियम का टुकड़ा बनाया जा सकता है। अच्छा, भोजन का पाचन, इसको पचते हुए हम देख नहीं सकते, नया पदार्थ बनता है, अपशिष्ट, तो एनर्जी मिलती है, उससे एनर्जी भी मिलती है और अपशिष्ट भी बनता है। तो कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये पहले प्रश्न के जो 5 छोटे छोटे प्रश्न हैं, 5-6 प्रश्न है, 6 प्रश्न है ये, इनके आंसर आप लोगों को मिल गए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रश्न यही कंप्लीट हो जाता है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये पहले प्रश्न के उत्तर भी यहाँ लिखे हुए हैं, इनको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी चैप्टर की, जितने चैप्टर की वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, उनके PDF फॉर्मेट में इनके प्रश्न उत्तर वहां भी डले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखें। देखो, ये भी देखना है आपको कि ये सत्य है या असत्य है, और गलत है तो उसको सही करके लिखना है। तो आप लोगों को सिर्फ सत्य असत्य करके नहीं छोड़ना, इसमें आपको जैसे कॉपी में ये पहला पूरा लिख लिया, ठीक है। अब ये जैसे सत्य है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर असत्य है तो इसमें कहाँ चेंजेज होगा मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, तो वो देखना है और उसको सही करके भी आपको लिखना है। ठीक है, एक एक को देखते हैं। पहला, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये तो असत्य है भाई, गलत है, गलत है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो आपको ये लिखने के बाद में, असत्य लिखने के बाद में सही करके जब लिखोगे तो यहाँ ये जो रासायनिक लिखा हुआ ना, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? भौतिक लिखना है। इसकी जगह क्या लिखोगे? भौतिक लिखोगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं 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 नहीं, पत्तियों से जब खाद बनेगी तो वो खाद में परिवर्तित होते हुए हम उसको नहीं देख सकते, तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये तो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर भी आपको सही करके कैसे लिखना है कि ये जो भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ है उसकी जगह ये इधर ऊपर रासायनिक लिखा हुआ है ना, ऐसे रासायनिक परिवर्तन आपको यहाँ लिखना है। समझ गए? मतलब पहले इस लाइन को लिखोगे, फिर असत्य लिखोगे इसके आगे,
फिर इसको सही करके लिखना है। अब क्या करना है, ग वाला देखना है। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे एवं पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है, तो इसमें सत्य लिख देना है और कुछ नहीं करना। अगला देखो, ग लोहा और जंग एक हो नहीं है भैया, यहां पर सही कर लेना, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, नहीं एक ही पदार्थ थोड़ी है, असत्य है। तो आप यहां क्या लिखोगे, गलत लिखोगे, असत्य लिखोगे और सही करके लिखोगे क्या कि लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है। या तो ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना, लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है, लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन थोड़ी है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। तो भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सही है। इसको ऐसे के ऐसे लिख के और आगे आपको क्या करना है, सत्य लिखना है। तो आप अब इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न बहुत अच्छा है, रिक्त स्थान वाला प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से आपको करनी है। कैसे भरेंगे रिक्त स्थान को, तो चलिए देखते हैं एक एक को। यहां देखो मैंने ऑलरेडी भर दिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है इसको, तभी तो आपको प्रश्न समझ में आएगा कि किस प्रश्न में आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कह देखते हैं। पहला कह देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। आपने देखा होगा कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। किसमें, चूने के पानी में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CO2, इसका जो सूत्र है वो CO2 होता है, तो CO2 के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, तो इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, CaCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ प्रश्न के जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति के साथ साथ आपको दो सूत्र भी जानने को मिले हैं। एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, एक CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी आपने यहाँ देखा है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। अब खाने का सोडा जो है जिसका रासायनिक नाम क्या है वो आपको देखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने पहले लिख रखा है। अब इसका सूत्र भी आप देख लो साथ का साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला भी आपको साथ का साथ याद करना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या विधियां, कौन कौन सी विधियां अपनाकर हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो एक विधि तो होती है, देखो कौन सी, पेंट करना, कलर पेंट करते हैं अपन वो, और दूसरी होती है यशद लेपन, विद्युत लेपन की तरह ही होती है यशद लेपन। तो ये दोनों विधियां अपना करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। कैसे गुणों में, भौतिक गुणों में। सीधी सी बात है, भौतिक परिवर्तन होगा तो भौतिक गुणों में, रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक गुणों में। तो रिक्त स्थान में आप क्या लिख देंगे, भौतिक लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला लास्ट प्रश्न है इसका, तीसरे का प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता ही नहीं है। तो इस प्रकार तीन प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जब नींबू के रस में
खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इसका उत्तर है कि नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। भाई नींबू के रस में खाने का सोडा डाला, क्या डाला हमने, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया, बुलबुले बनते हैं, गैस बनती है, और ये गैस जो होती है ना, ये कौन सी गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपको सूत्र मैंने पहले प्रश्न में ही बता दिया था, ठीक है। CO2 यहाँ फिर लिख देता हूं मैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये निकलती है, इसलिए सीधी सी बात है, नया पदार्थ बना है तो परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां। प्रश्न बड़ा है उत्तर छोटा है। देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, पर प्रश्न है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। आपको क्या करना है, देखना है कि मोमबत्ती, उदाहरण दे रखा है कि मोमबत्ती जल रही है, वहां भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे हैं। पहचान कैसे करोगे, पहचान करनी है, और ऐसा ही एक और उदाहरण देना है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे हो। कौन सा है ऐसा उदाहरण, वो आपको देना है। तो देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं अभी सामने आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखो आंसर, आंसर है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है कि मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम के वाष्प बनना। पहले मोम पिघलता है फिर वाष्प बनता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, मोम का जलकर गैस, ऊष्मा और प्रकाश देना। मोम जब जलता है तो जलकर गैस में बदलता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश देता है, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। LPG सिलेंडर जो अपन यूज करते हैं उसके लिए बोल रहा है ये। सिलेंडर में ये द्रव रूप में होती है, जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैस बन जाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती है और यह एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा सही ढंग से आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ अपने तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सिलेंडर है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मोटी है, छोटा कर देता हूँ पेन को, ये लो। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, यहाँ से गैस बाहर निकलेगी, तो अंदर जब गैस रहती है तो ये गैस किस रूप में रहती है, लिक्विड रूप में रहती है, द्रव के रूप में रहती है। ये गैस किस रूप में रहती है, द्रव के रूप में। जैसे ही बाहर आई, बाहर आते ही ये किस में बदल गई, गैस में बदल गई। तो द्रव से गैस में बदलना भौतिक परिवर्तन हो गया। और ये गैस जब जलती है तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ गैस सिलेंडर का यूज करते समय दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। दही अलग पदार्थ है, दूध अलग पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनता है दही, और दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। मेन बात यह है कि इसका जो स्वाद होता है, गंध होती है और गुण होते हैं वो अलग होते हैं। अब गुणों में परिवर्तन हो गया। गुण कैसे हैं, देखो स्वाद, गंध और ये रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन कैसा कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला 7वां प्रश्न है। आप इसका छठे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, 5वें का भी लेना चाहे तो 5वें का भी ले सकते हैं। ये रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है।
लकड़ी के टुकड़े को जलाना और लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये अलग अलग परिवर्तन क्यों है आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसका आंसर देखते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े टुकड़ों के समान ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए समझना यह है कि आपने क्या किया, जैसे लकड़ी को जलाया, जलाने पर क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और राख बनती है। बताओ, लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड और राख तीनों अलग अलग पदार्थ है ना, मतलब पहले लकड़ी थी, अब CO2 बन गई, फिर राख बन गई, इनके जो गुण हैं वो भी अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है, ये तो कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना। अरे लकड़ी जैसे मान लो इतनी बड़ी हो तो बढ़िया, और इसको और अपन छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो भी बढ़िया। मतलब पहले भी ये लकड़ी थी, अब भी लकड़ी है, तो इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो लकड़ी को जलाना तो रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। वर्णन करना है, बड़ा प्रक्रम है और इस पूरे प्रक्रम को आपको लिखना है। देखते हैं, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए, पानी में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडित करते हुए मिलाएं, थोड़ा थोड़ा डालते रहें, हिलाते रहें। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट को घोलना संभव न हो। यहां तक मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और बीकर में क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। यहाँ इसमें क्या डालना है, पानी डालना है, आधा कप। ठीक है, पानी डाल दिए। पानी में कुछ बूंदे क्या करनी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है, 1-2 बूंद, ज़्यादा भी डाल सकते हो, कुछ बूंदे डालनी है। फिर जल को क्या करना है, गरम करना है। गरम करेंगे, उबलेगा। अब उबलना आरंभ करे तो फिर इसमें क्या करना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालना है और हिलाते जाना है, डालते जाना है, हिलाते जाना है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, ये सूत्र होता है। डालते रहेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक ये इसमें घुलता रहेगा। फिर आगे क्या करना है, विलयन जो है, अब विलयन को क्या करना है, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाना है, बिल्कुल स्थिर रख देते हैं। और कुछ समय बाद विलयन को हम देखते हैं तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ये इसकी विधि है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप 2 भागों में ले पाओगे। देखो, एक तो ये विधि मैंने बता दी चित्र बना के, और दूसरा ये है। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। लोहे का गेट है, उस पर अपन पेंट करते हैं तो जंग से बचाव कैसे होता है। अभी ऊपर एक प्रश्न आया था रिक्त स्थान में कि जंग से हम कैसे बच सकते हैं, पेंट करके और यसद लेपन से। तो वही पेंट करने पर कैसे बचता है, आपको इसका रासायनिक प्रक्रम बताना है। तो देखिए उत्तर, कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन भी चाहिए और वायुमंडल की जो नमी होती है उससे भी जंग लगता है। तो लोहे की गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए होता है क्योंकि इससे गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता है। गेट जो होता है वायुमंडल की वायु और नमी दोनों के संपर्क में नहीं आता है, और संपर्क में नहीं आएगा तो सीधी सी बात है ये क्रिया नहीं होगी और जंग नहीं लगेगा। ये कैसा प्रक्रम है, एक ध्यान रखना, ये रासायनिक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है। तो ये भी याद रख लेना, यही के यही रासायनिक प्रक्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है,
10वां प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग क्यों लगता है, आप बता सकते हैं इसका। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि समुद्र तटीय क्षेत्र होगा वहां पर नमी ज्यादा होगी, और नमी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है वहां पर जंग भी ज्यादा लगेगा। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर देखेंगे। लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, इसलिए वहां लोहे पर जंग लगने की दर बहुत कम होती है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही बात आ गई कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होगी, नमी जितनी अधिक होगी, जंग भी उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। 11वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छा है, छोटे छोटे कथन इसमें आएंगे लेकिन प्रश्न अच्छा है। देखिए प्रश्न है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सही है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव रूप में होती है। ठीक है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। सही है। फिर ये गैस जलती है। बिल्कुल जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। देखो यहाँ दो प्रक्रम हो गए। प्रक्रम एक, प्रक्रम तो क्या हो गया कि सिलेंडर में जो एलपीजी भरी रहती है वो द्रव रूप में भरी रहती है, लेकिन यहाँ से है कि सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल एक परिवर्तन तो ये हो गया, और दूसरा परिवर्तन ये हो गया कि फिर यह गैस जलती है। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ एक प्रक्रम देखने हैं और प्रक्रम देख के आंसर देना है। पहला प्रक्रम है प्रक्रम ए, रासायनिक परिवर्तन है। गैस में परिवर्तित होती है द्रव से, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा बताना है आपको। दूसरा प्रक्रम देखिए ख, प्रक्रम है बी, एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ प्रक्रम ए, देखो प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, लेकिन ए के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो ऐसा भी यहां नहीं है। इनमें कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है नहीं है। देखिए यहां जो आंसर दिया हुआ है ना, इस पर मुझे संदेह है। ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, कैसे हो सकते हैं। आप इधर आइए, प्रक्रम ए और बी में इसको बांटना है हमको। जैसे मान लो इसको रेड वाले को हमने ए में बांट दिया, ठीक है, ये ए हो गया, और इधर ब्लू वाला जो है इसको अपन ने बी में बांट दिया। अब देखो कि सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब गैस में परिवर्तित हो रही है ना, तो ये तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये तो ए वाला तो भौतिक परिवर्तन है, सीधी सी बात है। तो ए वाला जो है कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और यह गैस जलती है, फिर ये गैस जलती है, तो गैस जलती है, ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। तो अब ऐसा कोई आंसर सेट हो रहा हो, ऐसा कोई ऑप्शन सेट हो रहा हो, तो उसमें आप देखिए यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन में प्रक्रम ए को भौतिक और बी को रासायनिक नहीं बताया गया है। तो यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन जो है ऐसा देना है, जैसे बी वाले ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं, और बी वाले ऑप्शन को डिलीट करके आप इसकी जगह, बी वाले ऑप्शन की जगह आप एक ऐसा ऑप्शन रखिए। इसको मैं यहाँ से देखो डिलीट करवा देता हूँ, आप इसको नहीं लिखेंगे किताब से भी, आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, प्रक्रम ए भौतिक और प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, ये लिखेंगे, और फिर बी वाला आप सही कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अब आप कौन से चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसी के साथ
आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।